उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। हीरा मेरी आंखों के सामने था, इसलिए भला वहां कैसे रुक सकता था। मैं फौरन ट्रक से उतरा और तेजी से कार के पास पहुंच गया। ड्राइवर मुझे पहचानता था। उसने मुझे देखकर हैरत का इजहार किया और मुझसे हीरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैंने फौरन उसकी गर्दन दबोच ली, उसके सीने में खंजर मार दिया और फिर मैंने उससे हीरा और थैली ले ली। मैंने चूंकि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके साथ जाने वाले अफराद से हीरा हासिल करते ही उन्हें हलाक करने का फैसला कर लिया था, इसलिए मैं वहां पूरी तैयारी से गया था। मैंने कार के पास जमीन पर अपने पैरों के निशान मिटाए और निशानों को वैसे ही छोड़ दिया जो लेडी घोष के आने से बने थे। मैं दोबारा इस दरख्त पर चढ़कर बैठ गया था ताकि जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके साथी वापस आए तो मैं उन्हें भी हलाक कर दूं। ड्राइवर को हलाक करके मैंने कार की खिड़की के शीशे चढ़ाकर दरवाजे लॉक्ड कर दिए थे। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके दोनों साथी वापस आए तो मैंने साइलेंसर लगे एक रिवॉल्वर से बारी बारी इन तीनों को हलाक किया और वहां से निकल गया। ब्लू डायमंड चूंकि मेरे कब्जे में आ चुका था, इसलिए मैं भला वहां कैसे रुक सकता था। मैं उसे जल्द से जल्द लाकर आपको देना चाहता था और मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको फोन या ट्रांसमीटर पर ब्लू डायमंड और अपनी वापसी के बारे में बताता। इसलिए मैं खामोशी से पाकिस्तान से मेकअप करके निकला और मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ यहाँ पहुंच गया। ग्रे ने सारी तफसील बताते हुए कहा और खामोश हो गया। और वो एडवर्ड, उसका क्या हुआ? क्या वो अभी तक पाकिस्तान में ही मौजूद है? कर्नल स्कॉट ने पूछा। नो चीफ, चूंकि वो पाकिस्तानी फोर्स की नजरों में आ चुका था, इसलिए फर्स्ट सेक्रेटरी ने उसे फौरी तौर पर क्रीमिया वापस जाने की हिदायत कर दी थी। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा था कि वो 09 एजेंसी के चीफ से बात करेगा, उसे दूसरी मास्टर गन मंगवाकर खुद नेशनल म्यूजियम ले जाएगा और वहां से ब्लू डायमंड में मौजूद मिसाइल स्टेशन का डाटा निकाल लाएगा। इसने एडवर्ड को इसी रात वहां से भेज दिया था और फिर उसने 09 एजेंसी के चीफ से बात करने की बजाय लेडी घोष से राब्ता करके म्यूजियम से ब्लू डायमंड चोरी कराने का इरादा कर लिया, जिसके लिए उसका लेडी घोष से मुआहदा भी हो गया था। ग्रे ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन अब तुम जिस तरह उसे अचानक और बगैर बताए वहां से चले आए हो, क्या फर्स्ट सेक्रेटरी या फिर क्रीमियन एजेंसी का इस बात का इल्म नहीं हो जाएगा कि क्रीमियन सफारत खाने के सिक्योरिटी चीफ और इसके 3 साथियों को हलाक करने में तुम्हारा हाथ है और इनसे ब्लू डायमंड भी तुमने हासिल किया है? कॉटन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मुझे पता चला कि लेडी घोष ने म्यूजियम से हीरा चोरी कर लिया है और वो इस रात हीरा फर्स्ट सेक्रेटरी साहब को देना चाहती हैं और फर्स्ट सेक्रेटरी ने हीरा हासिल करने की ड्यूटी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दे दी है, तो मैंने फर्स्ट सेक्रेटरी से कहा था कि मुझे मेरा ठिकाना मिल गया है और मैं अब वहां जा रहा हूं। मैं चूंकि आरसी तौर पर वहां रुका हुआ था, इसलिए फर्स्ट सेक्रेटरी को मेरे जाने पर क्या एतराज हो सकता था? वो अब भी यही समझ रहा होगा कि मैं अभी पाकिस्तान में ही हूँ और मैंने उसे अपना कोई राब्ता नंबर नहीं दिया था। ग्रे ने जवाब देते हुए कहा, गुड शो, तुमने वाकई दलेरी और अक्लमंदी का काम किया है। क्रीमियन एजेंटों की मौजूदगी में तुमने ये हीरा हासिल करके और यहाँ लाकर ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी एजेंसी के इंतहाई काबिल एतमाद और सहीन एजेंट हो। गुड शो, कर्नल स्कॉट ने कहा और कर्नल स्कॉट से अपनी तारीफ सुनकर ग्रे का चेहरा मुसरत से खिल उठा। लेकिन चीफ, हम ब्लू डायमंड में मौजूद मिसाइल स्टेशन का डाटा चेक कैसे करेंगे? मास्टर गन का तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये गन अभी क्रीमिया के मखसूस एजेंसियों तक ही महदूद है। जब तक हमारे पास मास्टर गन नहीं होगी तब तक हम इस हीरे से डाटा नहीं निकाल सकेंगे, कॉटन ने कहा। मैं किसी न किसी तरीके से क्रीमिया से मास्टर गन हासिल करने की कोशिश करूंगा। इस हीरे से मिसाइल स्टेशन का डाटा निकालकर हम अपनी एक टीम तश्कील देंगे जो पाकिस्तान जाएगी और जाते ही वहां तेज रफ्तारी से कार्रवाई करते हुए इस मिसाइल स्टेशन को तबाह कर देगी जहां से इसराइल को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतनी होगी, कॉटन ने कहा। कैसी एहतियात? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर पूछा। क्रीमिया किसी भी सूरत में ये बात पसंद नहीं करेगा कि इसकी कोई भी चीज़ हम जबरदस्ती हासिल कर लें। 90 एजेंसी बेहद तेज रफ्तार और इंतहाई सहीन एजेंटों पर मुश्तमिल है। अगर इन एजेंटों ने तहकीकात की तो उन्हें किसी न किसी तरह से ये इल्म हो जाएगा कि ब्लू डायमंड कहाँ है और किस तरीके से हम तक पहुंचना है। इसलिए एहतियात के तौर पर हमें ग्रे को वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये पाकिस्तान जाकर इस तरीके से अपना काम करता रहे ताकि अगर 90 के एजेंट उस तक पहुंचे तो उन्हें इस बात का कोई सबूत न मिल सके कि क्रीमियन सफारत खाने की चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके साथियों को हलाक करने में इसका हाथ है और ये उनसे ब्लू डायमंड छीन लाया था। ग्रे पाकिस्तान जाकर ऐसे तमाम सबूत मिटा सकता है जिससे यह पता चलता है कि ब्लू डायमंड लेकर इसराइल पहुंच गया था, कॉटर ने कहा। यस ग्रे, कॉटर ठीक कह रहा है। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा हामी मुल्क क्रीमिया ही है और हम उसे किसी भी सूरत में नाराज नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारा फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस जाना ही अच्छा होगा ताकि किसी को भी इस बात का इल्म ना हो सके कि ब्लू डायमंड तुम्हारे पास था जिसे तुमने इसराइल में मेरे पास पहुंचाया है। पाकिस्तान में जाकर तुम इसराइल आने के भी तमाम सबूत ज़ाया कर देना, कर्नल स्कॉट ने कहा।
यस जी, मैं आज ही वापस चला जाता हूँ और आप बेफिक्र रहें कि अगर एक्रीमियन 90 एजेंसी मुझ तक पहुँच भी गई तो वो कभी मेरा मुंह नहीं खुलवा सकेगी। ग्रे ने कहा, वेल डन, तुम्हारी ये कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है ग्रे, तुम भी बेफिक्र रहो, मैं जल्दी तुम्हारी इस कामयाबियों का तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कर्नल स्कॉट ने कहा, आपकी तारीफ ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है चीफ, ग्रे ने मुस्कुराकर कहा। तो जवाब में कर्नल स्कॉट भी मुस्कुरा दिया। अब जाकर जल्द से जल्द पाकिशिया पहुंचने की तैयारी करो, तुम जितनी जल्दी वहां पहुंच जाओगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कर्नल स्कॉट ने कहा तो ग्रे ने अस्बात में सर हिला दिया और उठकर खड़ा हुआ। उसने कर्नल स्कॉट और कर्नल कॉटर को सल्यूट किया और मुड़कर तेज तेज चलता हुआ ऑफिस से बाहर निकलता चला गया। क्या आप उसे ऐसे ही जाने देंगे? ग्रे के जाते ही कॉटर ने कर्नल स्कॉट की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, अभी जाने दो उसे, पाकिशिया में हमारा दूसरा एजेंट डायमर भी मौजूद है, उसे कॉल करो और उसे ग्रे की वापसी के बारे में बता दो, उसे मेरी तरफ से पैगाम पहुंचा दो कि ग्रे के पाकिशिया पहुंचने पर वो इसका खुद इस्तकबाल करे। और कर्नल स्कॉट ने स्पार्ट लहजे में कहा तो कॉटर की आंखों में चमक आ गई। यस चीफ, मैं समझ गया, कॉटर ने कहा और वो भी उठकर खड़ा हो गया। उसने कर्नल स्कॉट को सैल्यूट किया और फिर वो भी इसकी ऑफिस से निकलता चला गया। ब्लू डायमंड बदस्तूर कर्नल स्कॉट के हाथों में था, जिसे वो बुखार और इंतहाई दिलचस्पी से देख रहा था। चीफ की कॉल है, इमरान ने कहा। उसने हाथ बढ़ाकर सेल फोन उठा लिया। उसका कॉल रिसीवर करने वाला बटन प्रेस करके उसे कान से लगाया। यस चीफ, अली इमरान MSc DSc ऑक्सन, माँ अहलो अयाल स्पीकिंग, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। और माँ अहलो अयाल का सुनकर जूलिया समेत सबने बेख्तियार होंठ भींच लिए। X2, दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने सेलफोन कान से हटाया और उसका लाउडर ऑन कर दिया ताकि उसकी और चीफ की बातें उसके साथी भी सुन सकें। यस चीफ, जब आपकी कॉल आई थी तो यहाँ की दरो दीवारें भी लरसना शुरू हो गई थी। दरो दीवारें लरसते देखकर मैं समझ गया था कि आपकी ही कॉल हो सकती है, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। फजूल बातें मत करो और ये बताओ कि मेम्बरान तुम्हारे फ्लैट पर क्या कर रहे हैं? X2 ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा तो चीफ की बात सुनकर न सिर्फ मेम्बरान बल्कि इमरान भी चौंक पड़ा और हैरत से चारों तरफ देखने लगा। चीफ, आपको कैसे पता चला कि मेंबर यहाँ मौजूद हैं? क्या आपने मेरे फ्लैट पर मुझ पर नजर रखने के लिए खुफिया कैमरे लगा रखे हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसा ही समझ लो, मैं सब पर नजर रखता हूँ, कौन किस वक्त कहाँ होता है और क्या करता है, मुझे सब इल्म है। X2 ने कहा। अरे बाप रे, फिर तो मुझे वॉशरूम में जाकर लाइट्स ऑफ करके ही नहाना पड़ेगा वरना, इमरान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। मैं वॉशरूम और बाथरूम्स में नहीं झांकता, नॉनसेंस, X2 ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओ फिर ठीक है, वरना आपकी बात सुनकर तो मेरे होश के तोते ही उड़ गए थे, इमरान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर इन सब के होठों पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई। मैं पूछ रहा हूँ कि वो सब तुम्हारे पास क्यों आए हैं? X2 ने पूछा। जब आप ये जानते हैं कि सब मेरे फ्लैट पे मौजूद हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि आप ही कहते हैं ना कि आपको हर बात की खबर रहती है, इमरान ने कहा। हाँ, और ये गलत नहीं है। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो ना बताओ, मैं जानता हूँ कि वो तुमसे लेडी घोस्ट के सिलसिले में बात करने आए हैं ताकि इस अजीब व गरीब चोर लड़की को पकड़ा जा सके जिसने पाकिशिया में इन दिनों आफत बर्पा कर रखी है। X2 ने कहा और इमरान समेत वो सब बुरी तरह उछल पड़े। कमाल है, अब तो वाकई ही सब कुछ जानते हैं चीफ, अब वाकई ही विच डॉक्टर है, बल्कि अफ्रीका के फादर जोशुआ की तरह पाकिशिया के फादर X2 हैं, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। जूलिया और उसके साथ आए साथियों के चेहरों पर भी शदीद हैरत के तासुरात उभर आए थे, जैसे वो सभी इस बात से हैरान हो रहे हों कि चीफ को इस बात का कैसे इल्म हुआ कि वो इमरान के फ्लैट में मौजूद हैं और वो इससे के सिलसिले में मिलने के लिए आए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, नॉनसेंस, मुझ में इतनी अकल है कि मैं ये समझ सकूं कौन कहां हो सकता है और इन दिनों इसकी क्या सरगर्मियां हैं, X2 ने कहा। ओहो, समझ गया, आप फादर नहीं हैं बल्कि मेरी तरह कुंवारे ही हैं, इमरान ने खुश होकर कहा। शट अप नॉनसेंस, मैं जीनियस की बात कर रहा हूं, X2 ने गुर्राते हुए कहा। मतलब आप खुद जीनियस कह रहे हैं खुद को, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, X2 जीनियस ही है, कोई शक है तुम्हें इसमें? X2 ने घुर्रा कर कहा। नो चीफ, मुझे शक हो भी नहीं सकता, इसका इजहार अगर हुआ भी सही तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने ऐसा किया तो जिस तरह आप हम पर नजर रखते हैं उस तरह आपने हमारा खुफिया शिकार करने का भी ज़रूर कोई ना कोई बंदोबस्त कर रखा होगा। अगर मेरे मुंह से आपके खिलाफ कुछ निकला तो आधी इधर किसी खुफिया जगह छुपी हुई गन से गोली निकलकर मेरे दिमाग में आग घुसेगी और मुझे मरने के बाद भी पता नहीं चल सकेगा कि मुझे किसने और किस तरह से गोली मारी है, इमरान ने डरे डरे लहजे में कहा। फजूल बातें छोड़ो और तुमने इनसे जो बात करनी है वो करो और 1 घंटे बाद इन सब को लेकर दानिश मंजिल के मीटिंग रूम में पहुंच जाना। मुझे भी लेडी घोस्ट के सिलसिले में तुम सबको कुछ बताना है, चीफ ने कहा। तो वो सब एक बार फिर चौंक पड़े।
ہم عمران سے بعد میں بات کر لیں گے چیف، اگر آپ حکم دیں تو ہم پہلے میٹنگ روم میں آ کر آپ سے بات کر لیں، جولیا نے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں، ابھی میں مصروف ہوں، 1 گھنٹے تک دانش منزل پہنچ جانا، مجھے جلدی نہیں ہے، ایکس 2 نے کہا۔ یس چیف، جیسا آپ کا حکم، جولیا نے کہا اور ایکس 2 نے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ کیا؟ چیف نے مجھے کال کی تھی اور تم نے مفت میں ہی ٹانگ اڑا دی، اور چیف نے تم سے بات کرتے ہی رابطہ ختم کر دیا۔ میں اسے اپنا حال دل بتانا چاہتا تھا کہ میں کل شام کو ہی آیا ہوں اور ابھی تک مجھ پر سفر کی تھکان ہے، میں دانش منزل نہیں آ سکتا۔ چیف اپنی میٹنگ 1-2 روز کے لیے ٹال دے، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چیف کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس نے بھی لیڈی گھوسٹ کی وارداتوں کا نوٹس لے لیا ہے اور اس کے پاس ضرور کوئی ایسی بات پہنچی ہے جس کا تعلق پاکیزہ کے مفاد سے ہے، ورنہ چیف لیڈی گھوسٹ جیسی چور پر توجہ دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں شاید، جولیا نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ چیف کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا بتا رہے تھے، عمران نے کہا۔ لیڈی گھوسٹ کی عجیب و غریب اور انوکھی وارداتوں نے ہمیں بھی اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ ہم اس میں دلچسپی لیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر لیڈی گھوسٹ ہے کون اور وہ اس قدر انوکھے اور حیرت انگیز انداز میں چوریاں کیوں کر رہی ہے، اور اس کے پاس آخر ایسا کون سا جادو ہے جس کے ذریعے وہ بڑے بڑے سیکیورٹی انتظامات کو ڈاچ دے دیتی ہے اور اپنے مطلب کی چیز حاصل کر کے کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکل جانے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ لیڈی گھوسٹ کا کیس پاکیزہ سیکرٹ سروس کے دائرہ اختیار سے باہر تھا، اس لیے ہم بغیر چیف کی اجازت کے اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور معاملہ صرف چوروں کی حد تک محدود تھا۔ اس لیے ہمیں یقین تھا کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں چیف سے بات کی تو چیف نے ہمیں اس معاملے میں کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دینی ہے، اور چیف نے چونکہ 4 سٹارز کو بھی معطل کر رکھا ہے اس لیے وہ بھی اس کیس پر کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے ہم سب ایک ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے کہ لیڈی گھوسٹ کے معاملے کو ہم کس طرح سے ہینڈل کریں۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ہم نے تم سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہاری ریڈی میڈ کھوپڑی اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتی ہے کہ اگر تم چاہو تو چیف سے ہمارے لیے لیڈی گھوسٹ کے کیس پر کام کرنے کی اجازت لے سکتے ہو، اس لیے سب پلان کے مطابق میرے فلیٹ میں آئے اور میں انہیں لے کر تمہارے فلیٹ میں آ گئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم سب لیڈی گھوسٹ کو تلاش کرنا چاہتے ہو، عمران نے جولیا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم یہاں صرف تمہاری شکل دیکھنے کے لیے آئے ہیں، جولیا نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر عمران کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ پیاری ہے نا، دیکھ کر دل کو سکون ملا نا۔ عمران بھلا ایسا کہاں تھا جو فوراً موقع کا فائدہ نہ اٹھاتا؟ اس کی بات سن کر وہ سب ہنس پڑے۔ نہیں، اتنی بھی پیاری نہیں ہے، جولیا نے سر جھٹک کر کہا۔ چلو، اتنی نہیں تو کچھ تو ہے، اس لیے تو اپنے بھائیوں کی موجودگی میں بار بار میری طرف ہی دیکھ رہی ہو، عمران نے کہا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، جبکہ انہیں ہنستا دیکھ کر تنویر نے منہ بنا لیا تھا۔ احمقوں کی باتوں پر ہنسنے والے بھی احمق ہی کہلاتا ہے، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور جو احمقوں کی باتیں سن کر جان بوجھ کر نہ مسکرائے اسے کیا کہتے ہیں، عمران نے شرارتی لہجے میں کہا۔ سب سے بڑا احمق، جولیا نے کہا تو تنویر نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ وہ جولیا کی طرف احتجاجی نظروں سے دیکھنے لگا کہ اسے زج کرنے کے لیے ایک عمران ہی کافی نہیں تھا کہ جو اس نے بھی اسے رگیدنا شروع کر دیا۔ جولیا کی بات پر وہ سب پھر ہنس پڑے۔ اچھا، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ تم سب لیڈی گھوسٹ کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہو، لیکن ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ 4 سٹارز کو کس جرم کی سزا ملی ہے جو چیف نے ان کی تنظیم ختم کر دی ہے، عمران نے پوچھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، چیف نے ان کی تنظیم وقتی طور پر معطل کی ہے، ان سے جو غلطی ہوئی ہے چیف اس کی خود انکوائری کر رہا ہے، اگر ان کی غلطی میں ان کی کوتاہی ہوئی تو پھر وہ 4 سٹارز ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور اگر اس غلطی میں ان کا ہاتھ نہ ہوا تو پھر وہ 4 سٹارز کو دوبارہ بحال کر دیں گے، جولیا نے کہا۔ آخر ہوا کیا ہے، عمران نے سر جھٹک کر پوچھا۔ چند روز پہلے چیف نے 4 سٹارز کی ڈیوٹی ایک نو گو ایریا میں لگائی تھی۔ اس ایریا میں پاکیزہ کا ایک اہم اور بڑا میزائل اسٹیشن تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میزائل اسٹیشن کو دنیا کی نظروں اور خاص طور پر جاسوس سیاروں سے چھپانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ نو گو ایریا میں اسپیشل ملٹری فورس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ اس طرف کسی بھی غیر متعلق شخص کو نہ آنے دیا جائے۔ چیف نے 4 سٹارز کو بھی حکم دیا کہ وہ نو گو ایریا میں جا کر چیکنگ کریں کہ وہاں کوئی غیر ملکی جاسوس نہ ہو۔ جب 4 سٹارز وہاں پہنچے تو ملٹری انٹیلیجنس کی فورس ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگ رہی تھی جسے ایک خفیہ جگہ چھپ کر میزائل اسٹیشن کی عجیب و غریب قلم جیسے کیمرے سے تصویریں بناتے چیک کیا گیا تھا۔ وہ شخص اس وقت وہاں سے نکل رہا تھا جب صدیقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ خصوصی پاس لے کر نوگو ایریا میں پہنچا تھا۔ اس شخص نے ایک جگہ کار چھپائی ہوئی تھی، وہ کار میں بھاگ رہا تھا۔ صدیقی اس بھاگنے والے شخص کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن چونکہ فورس کی گاڑیاں فوری طور پر اس آدمی
आदमी की कार के पीछे भागना शुरू हो गई, इसलिए सदीकी तंग रास्ता होने की वजह से अपनी कार फोर्स की गाड़ियों के पीछे नहीं लगा सकता था। इत्तेफाक से एक जगह सदीकी को रास्ता मिला तो वो कार भगाने वाले के पीछे पहुंच गया, लेकिन फिर ना जाने कैसे उसकी कार का एक टायर ब्रस्ट हो गया और सदीकी भागने वाली कार का ताकुब जारी ना रख सका और उसे वहीं रुकना पड़ा। चीफ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने सदीकी से सख्त बात पर्स की और उसे हुक्म दिया कि जब तक वो इस वाक़े की खुद तहकीकात नहीं कर लेगा, इस वक्त तक 4 स्टार तंजीम गैर मुतहरिक रहेगी। जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा, तो क्या वो आदमी फोर्स के हाथों से भी निकल जाने में कामयाब हो गया था? इमरान ने होंठ सुकेटे हुए कहा, हाँ, इतला के मुताबिक इस आदमी को नेशनल म्यूजियम में जाते देखा गया था। फोर्स उसके पीछे म्यूजियम में गई तो वो आदमी म्यूजियम के लिए एक उकबी रास्ते से निकल गया था, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका है कि वो कहाँ है। सदीकी ने जवाब दिया, वो शख्स गैर मुल्की जासूस भी हो सकता है और अगर इसने सीक्रेट मिसाइल स्टेशन की तस्वीर बना ली है तो ये बात पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचा सकती है। इमरान ने जबड़े भींचते हुए कहा, इसी बात का तो चीफ को 4 स्टार्स पर गुस्सा है कि वो शख्स मिसाइल स्टेशन की तस्वीर बनाकर निकल गया है और 4 स्टार भी इस तक पहुंचने के बावजूद उसे पकड़ने में नाकाम रहे थे। जूलिया ने कहा, कार का टायर ब्रस्ट हो गया तो फिर ये मिसाइल स्टेशन की तस्वीर बनाने वाले का ताकुब कैसे कर सकते थे? इमरान ने कहा, हमने चीफ को यही बात बताई थी, लेकिन चीफ को ना जाने किस बात का गुस्सा है, वो हमारी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। चौहान ने कहा, गैर मुल्की एजेंट पाकिस्तान का इतना बड़ा रास लेकर निकल गया है, चीफ को इस पर गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा। बहरहाल शुक्र करो कि चीफ ने वक्ती तौर पर 4 स्टार्स को मुअत्तल किया है। अगर वो तुम्हें सीक्रेट सर्विस से ही फारिग कर देता तो तुम क्या करते? इमरान ने कहा, हाँ ये तो है। चौहान ने असबात में सर हिलाकर कहा, बहरहाल मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम इस वक्त नोगो एरिया में पहुंचे थे जब मिसाइल स्टेशन की तस्वीर बनाने वाला भाग रहा था। अगर तुम पहले से वहां होते और वो शख्स तुम्हारी मौजूदगी में तस्वीरें बनाकर वहां से निकल जाता तो ये तुम्हारी कोताही होती और तुम्हारी इस कोताही के बदले में चीफ तुम्हारे लिए डेथ ऑर्डर भी जारी कर सकता था। इमरान ने कहा, जी हाँ, हम जानते हैं। मैंने तो फोर्स को इस कार वाले के पीछे जाते देखकर उनकी मदद करने की कोशिश की थी। असल सूरत हाल का इल्म तो मुझे बाद में हुआ था कि वो शख्स सीक्रेट मिसाइल स्टेशन की तस्वीर बनाकर ले जा रहा है, वरना मैं उसे मिनी मिसाइल गन से निशाना बनाकर वहीं जहन्नुम वासिल कर देता। सदीकी ने कहा, तो क्या फोर्स ने इसकी कार को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, फोर्स उसे जिंदा पकड़ने के लिए भाग रही थी। अगर फोर्स की तरफ से कार पर फायरिंग की भी जाती तो मैं समझ लेता कि कार वाले ने कुछ ना कुछ जरूर किया है, जिसे फोर्स वहां से भागने से रोकने के लिए उसे हलाक करना चाहती है। मैंने बताया है ना कि मुझे बाद में इन सब बातों का इल्म हुआ था। सदीकी ने जवाब दिया, बहरहाल मुझे यकीन है कि चीफ को अपनी तहकीकात से सच्चाई का इल्म हो जाएगा, वो जल्दी तुम्हारी तंजीम बहाल कर देगा। इमरान ने कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चीफ को अचानक लेडी घोस्ट में क्या दिलचस्पी हो गई। उसने हमें लेडी घोस्ट के सिलसिले में बात करने के लिए मीटिंग रूम में बुलाया है, खावर ने कहा, जो इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था। हो सकता है कि चीफ को लेडी घोस्ट के बारे में कोई अहम बात मालूम हो गई हो या फिर लेडी घोस्ट से कुछ ऐसा कर दिया हो जिससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है और चीफ लेडी घोस्ट को मजीद चोरियां करने से रोकना चाहता हो। सालेहा ने कहा, चीफ अगर हम पर नजर रख सकता है तो ये कैसे मुमकिन है कि उससे मुल्की हालात का इल्म ना हो? इसके हजारों आंखें हैं और वो जुर्म की बू भी दूर से सूंघ लेता है। हो सकता है कि चीफ को लेडी घोस्ट के बारे में मालूम हो गया हो कि वो कौन है और कहाँ है और वो हमें लेडी घोस्ट के ठिकाने पर रेड कराने के लिए बुला रहा हो। नुमानी ने कहा, मेरा ख्याल है कि चीफ अब दानिश मंजिल को आबाद करना चाहता है। एक घोस्ट को लेडी घोस्ट ही पसंद आ सकती है। अब उसे लेडी घोस्ट की पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म हुआ है तो वो इस सुनहरी मौका से फायदा उठाना चाहता है और तुम्हारे जरिए लेडी घोस्ट को अपनी मनकूहा बनाना चाहता है। हाँ, यकीनन यही बात है। इमरान ने जोर जोर से सर हिलाते हुए कहा तो उसके साथ ही बुरे बुरे मुंह बनाने लगे, फजूल बातें मत करो। वैसे होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन असल बात का इल्म तो मीटिंग रूम में जाकर पता चलेगा कि चीफ को लेडी घोस्ट के बारे में क्या इल्म हुआ है। जूलिया ने कहा, तो क्या ख्याल है, चलें घोस्ट मंजिल? जब किसी ने कुछ जवाब न दिया तो इमरान ने जूलिया की तरफ देखकर कहा, चीफ ने 1 घंटे तक हमें वहां आने के लिए कहा है, अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ। हम इंतजार करेंगे और एतमीनान से वहां जाएंगे। जूलिया ने इमरान की बाकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा तो बाकी सबने असबात में सर हिला दिए। इमरान की नजरें अब मेज पर पड़े हुए अखबार पर जमी हुई थी। तुम अब क्या सोच रहे हो? जूलिया ने पूछा। कुछ नहीं, इमरान ने कहा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर अखबार उठाया। उसके निचले हिस्से में लगी हुई एक खबर देखने लगा। क्या तुमने इस खबर को देखा है? इमरान ने पूछा। कौन सी खबर? जूलिया ने चौंक कर कहा। बाकी भी चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। एक्रीमियन सफारत खाने के 4 अफराद को एक मकामी कब्रिस्तान में हलाक किया गया है, जिनमें सफारत खाने का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके 2 साथी और एक ड्राइवर शामिल थे। इमरान ने कहा, हाँ मैंने ये खबर सरसरी अंदाज में पढ़ी थी। जूलिया ने कहा, और तुम सबने?
इमरान ने इन सब की तरफ देखकर पूछा। हमने भी सरसरी अंदाज में ये खबर देखी थी, इसकी तफसील नहीं पड़ी थी, सबने जवाब दिया। इस खबर को गौर से पढ़ा होता तो तुम्हें इस बात का इल्म हो जाता कि चीफ ने हमें मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है। इमरान ने कहा तो सब हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? इस खबर में ऐसा क्या है कि चीफ ने हमें इस खबर के हवाले से मीटिंग के लिए बुलाया होगा? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये 4 गैर मुल्की हैं और इन चारों का ताल्लुक एक्रीमियन सफारत खाने से है, और सबसे अहम बात यह कि उनका ताल्लुक एक्रीमिया से है। फिर उन्हें रात के वक्त किसी कब्रिस्तान में जाने की क्या ज़रूरत थी, और वो भी शहर से दूर एक वीरान इलाके में मौजूद एक कब्रिस्तान में जहां रात के वक्त उल्लू भी बोलने से डरते हैं। इमरान ने कहा। हाँ, इन एक्रीमियंस का कब्रिस्तान में जाना वाकई ही हैरत की बात है, सालिया ने कहा। खबर के मुताबिक ये चारों कब्रिस्तान पहुंचे थे और उनकी कार कब्रिस्तान के बाहर रुक गई थी, जबकि कार से 3 अफराद उतरकर कब्रिस्तान के सेंटर में मौजूद संगमरमर से बने हुए एक मज़ार तक गए और इनका ड्राइवर कार में ही मौजूद रहा। मज़ार से इन तीनों अफराद की वापसी के कदमों के निशान भी हैं। कार में मौजूद ड्राइवर को इसके सीने में खंजर मारकर हलाक किया गया था और कार की खिड़कियां बंद करके तमाम दरवाजे लॉक कर दिए गए थे। और जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसके 2 साथी मज़ार से वापस आए, उन्हें कार के पास ही गोलियां मार दी गई थी। कार के पास इन 3 अफराद के साथ एक और इंसान के कदमों के निशान है जो किसी लड़की के सैंडलों के निशान है, और ऐसे ही निशान संगमरमर के मज़ार की दूसरी तरफ भी मौजूद हैं, जिसका मतलब है कि वहां कोई लड़की भी थी जो पहले कार की तरफ आई थी और फिर एक अलग रास्ते से संगमरमर के मज़ार की तरफ गई थी, और कुछ देर वहां रुककर वो इसी रास्ते से चली गई थी जिस रास्ते से वो मज़ार की तरफ आई थी। कार के पास मकामी पुलिस को एक कार्ड भी पड़ा हुआ मिला। जानते हो कि वो कार्ड किसका है? इमरान ने कहा। जब हमने खबर पढ़ी ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि मकामी पुलिस को वहां किसका कार्ड मिला है? तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। वो कार्ड लेडी घोस्ट का है, जिसमें उसका मुनहसिर लिबास वाली तस्वीर बनी हुई है। इमरान ने इंकिशाफ करने वाले अंदाज में कहा तो सब चौंक पड़े। ओह, तो क्या इन एक्रीमियंस को लेडी घोस्ट ने हलाक किया है? जूलिया ने चौंक कर कहा। शायद, इमरान ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? लेडी घोस्ट ने तो ऐलान किया था कि वो सिवाय चोरी की वारदातों के और कोई क्राइम नहीं करेगी। सदीकी ने हैरान होते हुए कहा। जो इंसान चोरी करने जैसा जुर्म कर सकता है, इसके लिए कोई दूसरा क्राइम करना क्या मुश्किल हो सकता है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तो तुम्हारे ख्याल में चीफ इसलिए लेडी घोस्ट में दिलचस्पी ले रहा है कि उसने 4 एक्रीमियंस को क्यों हलाक किया है? जूलिया ने इमरान की जानिब गौर से देखते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। क्या? जूलिया ने पूछा। यही कि मैं क्या सोचूं, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा तो इन सब के होंठों पर एक बार फिर मुस्कुराहटें आ गई। अगर लेडी घोस्ट ने ही इन चारों एक्रीमियंस को कत्ल किया है, तब भी चीफ की लेडी घोस्ट में दिलचस्पी की वजह समझ नहीं आती। कत्ल और कातिलों का सुराग लगाने के लिए तो इंटेलिजेंस ही काफ़ी है। पर चीफ हमसे लेडी घोस्ट के सिलसिले में क्या बात करना चाहते हैं? सालिया ने कहा। एक ही बात हो सकती है, यकीनन यही बात होगी, इमरान ने सर को खफीफ अंदाज में हिलाते हुए कहा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बात हो सकती है, तुम बताओ, जूलिया ने पूछा। अखबार में मौजूद लेडी घोस्ट की तस्वीर चीफ को पसंद आ गई हो और वो उसे प्रपोज करना चाहते हो। लेडी घोस्ट को प्रपोज करने का तरीका उन्हें समझ में ना आ रहा हो, इसलिए उन्होंने मशवरे के लिए हम सबको मीटिंग के बहाने बुलाया है ताकि हम उससे बेहतर और बेहतरीन अंदाज में लेडी घोस्ट को मिसेस X2 बनाने का तरीका बता सकें। इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा तो वो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम जब भी सोचोगे इस तरह हमाकतों भरी बातें ही सोचोगे, इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है? जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। कसम ले लो, अगर तुम्हारा बड़ा भाई सामने ना हो तो मैं तुमसे साफ कह दूं कि तुम जब भी मेरे सामने आती हो तो तुम्हें देखकर मुझे तुम पर बेहद वो आता है, इमरान ने कहा। वो क्या? जूलिया ने पूछा। गुस्सा, इमरान ने कहा तो जूलिया का चेहरा, जो इमरान का प्यार भरा अंदाज देखकर शर्म से गुलनार हो रहा था, इमरान की बात सुनकर उसका रंग गुस्से से सुर्ख होता चला गया। मेंबरान भी इमरान की बात सुनकर हैरान रह गए। किस बात का गुस्सा आता है? मुझे देखकर बोलो, जवाब दो, जूलिया ने भड़के हुए अंदाज में कहा। वो इमरान ने बुखला कर कहा। वो यूं इधर इधर देखना शुरू हो गया जैसे वहां से भाग जाने का रास्ता देख रहा हो। रुको, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कि मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। बताओ मुझे। जवाब, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? इमरान ने कहा। तो फिर इधर उधर क्यों देख रहे हो? जूलिया ने उसी अंदाज में कहा। वो मैं बाथरूम जाने वाली जूतियाँ तलाश कर रहा था जो मैंने यहीं कहीं रखी थी। जूतियों को पहने बगैर मैं बाथरूम नहीं जाता ना, इमरान ने मुस्मसी सी सूरत बनाकर कहा। बातें मत बनाओ, मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो और जल्दी, जूलिया ने इसी अंदाज में कहा। अब मैं क्या बताऊँ, ना जाने क्यों मेरे मुँह से सच निकल गया। अब मैं क्या करूँ? इमरान ने बड़बड़ाते हुए
अंदाज में कहा। उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि इन सब ने सुन ली थी। अब तुम्हारे मुंह से सच निकल ही गया है तो बोलो, क्यों आता है मुझे देखकर गुस्सा? जूलिया ने इसके अल्फाज दोहराते हुए कहा। गुस्सा तो गुस्सा होता है, किसी भी बात पर आ सकता है, इमरान ने कहा। नहीं, जो तुम्हारे दिल में है वो बताओ जल्दी, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा। दिल की बात सुनकर कहीं तुम्हारा भाई भड़क ना उठे, इमरान ने उन आंखों से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। और तनवीर उससे जूलिया का भाई कहने पर बुरी तरह से सुलग उठा। ये नहीं भड़केगा, अगर ये भड़का तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार दूंगी। तुम बताओ कि मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? जूलिया की सोई जैसे एक ही बात पर अटक गई थी। वो इमरान ने कुंवारी लड़कियों की तरह शर्माते हुए कहा। क्या वो जल्दी बोलो, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, समझे? जूलिया ने सख्त लहजे में कहा। बता दूं, इमरान ने इन सब की तरफ और फिर जूलिया की तरफ देखकर मस्कीन लहजे में कहा। बता दें, मिस जूलिया की तरह हम भी हैरान हो रहे हैं कि आपने मिस जूलिया से ये बात क्यों कही है, सफदर ने कहा। मुझे इसकी सादगी पर गुस्सा आता है। सारी दुनिया की औरतें हर वक्त बनी संवरी रहती हैं और मेकअप करके अपने हुस्न को चार चांद लगाती हैं, और जूलिया को तो जैसे बजने और सजने और संवरने का शौक ही नहीं, इमरान ने कहा। तो जूलिया समेत वो सब हैरत से इमरान की शक्ल देखने लगे। क्या वाकई आपको मिस जूलिया के ना सजने संवरने पर गुस्सा आता है? सालिया ने इमरान की तरफ हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा। और नहीं तो क्या, जब देखो ये सादगी का लिबादा ओढ़े रहती है। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं उसे सजा संवरा देखूं, और वो भी उसके भाई के बगैर, इमरान ने कहा। तो वो सब हंसे बगैर ना रह सके। बात कुछ और है जिसे तुम टालने की कोशिश कर रहे हो, जूलिया ने उसे तेज लहजे में घूरते हुए कहा। नहीं, यही बात थी जैसे तुम्हारे भाई के सामने कहता हुआ मैं डर रहा था, इमरान ने कहा। ये तुम मुझे हर वक्त जूलिया का भाई क्यों कहते रहते हो? आखिर तुम्हें मसला है क्या? तनवीर से रहा ना गया तो उसने बड़े गुस्सेले लहजे में कहा। जूलिया इन सब के साथ तुम्हें अपना भाई ही कहती है, यकीन नहीं तो पूछ लो इससे, इमरान ने इस तरह से शरारत भरे लहजे में कहा। इस तरह तो ये तुम्हें भी अपना भाई ही समझती है, तनवीर ने तरकीबादर की जवाब देते हुए कहा। गुड शो, चलो आज फैसला कर लेते हैं। अगर जूलिया तुम सबके सामने मुझे एक बार भी अपना भाई कह दे, चाहे मजाक में ही सही, तो मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊंगा, इमरान ने कहा। तो इसकी बात सुनकर जूलिया का रंग उड़ गया और वो परेशान नजरों से इन सब की तरफ देखने लगी। इमरान की बात सुनकर तनवीर की आंखों में चमक आ गई थी और वो जूलिया की जाने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखना शुरू हो गया, जैसे जूलिया उसकी बात की सबके सामने लाज रख लेगी और मजाक में ही सही इमरान को अपना भाई कह देगी। ये तुम दोनों ने क्या फजूल बातें करती हैं? चलो उठो सब, हम मंजिल पहुंचना है, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा और एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और तेज तेज चलती हुई बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। जूलिया को इस तरह उठकर जाते देखकर सब मुस्कुरा दिए थे, जबकि तनवीर का चेहरा बुझ सा गया था। अब सोच समझ कर बात करना, वरना तुम इमरान साहब को जानते हो, ये मिस जूलिया के मुंह से तुम्हें जरूर अपना भाई कहलवा देंगे, सफदर ने तनवीर के कांधे पर हाथ रखते हुए हमदर्दी से कहा। तो तनवीर भड़क कर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। ऐसा हुआ तो मैं या तो इमरान को गोली मार दूंगा या फिर खुद को, तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा और बड़े गुस्सेले अंदाज में तेज तेज चलता हुआ वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तनवीर का गुस्सा देखकर वो सब हंसते हुए उठ खड़े हो गए। तुम सब चलो, मैं तैयार होकर आता हूं, इमरान ने कहा और इन सब ने असबात में सर हिला दिया और एक एक करके वहां से निकलते चले गए। उनके जाते ही इमरान ने सेल फोन उठाया और ब्लैक जीरो के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2 राब्ता मिलते ही X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई थी। ये तुमने इल्मे नजूब कब से सीखना शुरू कर दिया है काले सिफर, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। इल्मे नजूब? मैं कुछ समझा नहीं। दूसरी तरफ से इमरान का नॉर्मल अंदाज में बात करते सुनकर ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो समझ गया था कि इमरान उनके पास नहीं, वरना इमरान उससे इस अंदाज में बात ना करता। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरे होने वाली दुल्हन मां बारातियों के मेरे फ्लैट में आई हुई है और ये सब लेडी घोष के सिलसिले में मुझसे बात करने आए थे, इमरान ने कहा। मैं एक निजी काम से बाहर गया हुआ था, वापसी पर मैं आपके फ्लैट की तरफ से गुजरा था। चूंकि मुझे मालूम था कि अब कल शाम को ही वापस आ गए हैं, तो आपसे मेरी फोन पर ही बात नहीं हो सकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस तरफ से गुजर ही रहा हूं तो क्यों ना आपसे भी सलाम दुआ करता जाऊं। जब मैं कार पार्क करने के लिए पार्किंग में गया तो मुझे वहां मेंबरान की कारें दिखाई दी, जिसका मतलब था कि मुझसे पहले वो सब आपसे मिलने चले आए हैं। और रही बात कि मुझे कैसे पता चला कि वो आपसे लेडी घोष के सिलसिले में बात करने आए हैं, तो इसका सीधा साधा जवाब है कि इन दिनों हर तरफ लेडी घोष के ही चर्चे हैं और मैंने चूंकि 4 स्टार्स को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर रखा है, इसलिए मुझे यकीन था कि वो आपसे इस सिलसिले में बात जरूर करेंगे और इनकी बात या तो 4 स्टार्स की मुअत्तली के सिलसिले में होंगी या फिर
लेडी घोस्ट के सिलसिले में और अगर बात 4 स्टार्स की मौतली के बारे में होती तो इसके लिए जूलिया खुद भी मुझसे बात कर सकती थी, लेकिन उसने इस सिलसिले में मुझसे कोई राब्ता नहीं किया था। चूंकि लेडी घोस्ट का मामला सीक्रेट सर्विस के दायरे से बाहर था, इसलिए वो इस सिलसिले में मुझसे बात करने से यकीनी तौर पर हिचकिचाहट का शिकार होगी और मेरी बजाय आपसे बात करना ज़्यादा मुनासिब समझती होगी। इसलिए वो मेम्बरान के साथ आपके फ्लैट पर वारिद हो गई होगी, इसलिए मैंने वही बात कह दी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, दानिशमंद जिम्मे रहकर कुछ ज़्यादा ही दानिशमंद होते जा रहे हो, वरना मैं तो तुम्हें सिर्फ काला सिफर ही समझता था। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो के अंदाजों की दाद देते हुए कहा, आपकी सोहबत का असर है जनाब। ब्लैक ज़ीरो ने हंसते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon